दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, आज अपने अनुभवों की इस श्रृंखला में मैं आपको अल्मोड़ा वन प्रभाग के सोमेश्वर रेंज का एक गांव था नैनोली। वहाँ पे एक आदमखोर गुलदार सक्रिय हुआ था। आदमखोर तो उसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसने किसी भी व्यक्ति को मारा नहीं था। हाँ, बशर्ते 1 साल पूर्व एक बालिका को इस गांव से कोई गुलदार उठा के ले गया था, परंतु वो घटना बहुत पुरानी हो चुकी है। ये केवल दिन के समय पे घास काटती हुई महिलाओं पे ही आक्रमण करता था। इसके द्वारा 9 महिलाओं को घायल किया गया और एक महिला को 2 बार घायल किया गया। एक अचरज वाली बात थी कि यह केवल दिन के समय महिलाओं पे ही हमला कर रहा था। तो दोस्तों, ये घटनाक्रम शुरू होता है सितंबर 1 तारीख 18 से। ये घटनाक्रम मैं जहाँ से शुरू कर रहा हूँ, उस समय मेरे पास 2 परमिट थे, एक बागेश्वर का और एक बाद में अल्मोड़ा का। तो मैं बागेश्वर वाले परमिट पे कार्य कर रहा था और वहीं से मेरे को उस अल्मोड़ा वाले आदमखोर को भी ट्रैक करना पड़ रहा था। इसलिए जो मैं घटनाक्रम शुरू कर रहा हूँ, वो घटनाक्रम बागेश्वर वन प्रभाग से ही शुरू कर रहा हूँ। बागेश्वर वन प्रभाग के गढ़खेत रेंज के अंतर्गत, गढ़खेत रेंज से लगभग 15 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई में एक गांव है मचखेत। वो गांव चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ है। जंगलों में अधिकतर सारे कुमाऊं में चीड़ के जंगल बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस गांव के चारों ओर, यानी जितनी इनका गांव जहाँ पे बसा है और जहाँ पे इतनी खेती है, उससे अलावा सारा गांव जो है वो चीड़ के जंगलों से घिरा हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि चीड़ के जंगलों में गुलदार के लिए छुपाव बहुत कम होता है, और वही जो मौसम जब घास काटने का स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर घास काटने के कारण लेपर्ड एक स्थान से दूसरे स्थान डिस्टर्ब होता है और इसलिए वो आक्रामक हो जाता है उस समय। ये घटना 1 सितंबर 2018 की है। इस गांव में जो परिवार थे, गांव पे अब नई रोड कट गई थी, परंतु बरसात के कारण और इस रोड में पानी भरने के कारण, जगह जगह टूटने के कारण ये रोड उतनी कामयाब उस समय नहीं थी। यानी आप उसको छोटी गाड़ी लेके आप वहाँ जा ही नहीं सकते थे। जहाँ ऊपर रोड थी, अधिकतर लगभग 10-15 मकानें उसके नज़दीक थी और कुछ 2-4 मकानें उसके किनारे थी, परंतु अक्सर मकानें 1-2 मकानों का एक अपना झुंड जैसा बना हुआ था और कुछ मकानें बिल्कुल एकदम अकेली थी। जो घर की मैं बात कर रहा हूँ, वो घर गांव के बिल्कुल सबसे नीचे और किनारे का मकान था। यानी उस मकान के आगे से जो रास्ता था वो जंगल के लिए जाता था और उसके बाद उसके नीचे एकदम पूरी झाड़ झंकार और जो झाड़ियाँ बरसात में उगी होंगी वो झाड़ियाँ नीचे थी, और बाकी खाली नाला तो नहीं था, परंतु इस प्रकार का एक जो जैसे यहाँ मकान है, इसके बाद ढलान वाली रिज आ गई थी और यहाँ से एक जो धार थी वो फिर खड़ी हो गई थी। यानी एक नाला जैसा टाइप का, सूखा नाला जैसा वहाँ बना हुआ था, परंतु उस समय उसमें पूरी झाड़ झंकार थी। शाम का समय था। इस बेटी के जो पिताजी थे वो बाहर सर्विस करते थे, माँ घर पे थी और इसका एक भाई भी था, और इनके यहाँ एक भाई और जो शायद इनकी बुढ़िया की जो बेटी थी, वो बेटी एक्सपायर हो गई थी और उसका एक अनाथ बेटा जो था वो उनके साथ वहीं रहता था। यानी वो बहुत होशियार और बहुत अच्छा
लड़का था, क्योंकि मैंने उससे मिला था और वही वो कक्षा 8 में पढ़ता था। शाम के समय नीचे कमरे से ऊपर जाने के लिए जिस प्रकार हमारे पास वो सीढ़ियाँ होती है पत्थर की, उस प्रकार की सीढ़ियाँ थी, और उसके बाद 2 मंजिले में इस लड़की को दादी के साथ ये जा रही थी। दादी इसका हाथ पकड़ के ऊपर ले जा रही थी। इसकी उम्र उस समय केवल 4 साल थी। और जब वो ऊपर सीढ़ी पे पहुंची तो उसकी चप्पल जो है वो चप्पल नीचे गिर गई। इस मकान के साइड से यहाँ पे पूरे खेत लगे हुए थे और उन खेतों में उस समय मंडुआ की फसल जो थी वो बोई हुई थी। बाकी घर के चारों ओर इसके बगल पे उन्हीं की गौशाला थी और उसके पीछे पूरे खेत थे और पूरी मतलब एक प्रकार से सैन सफाई ज़्यादा नहीं थी, पूरी झाड़ झंकार ज़्यादा थी। तो जब दादी ऊपर वाली पहुंच गई तो उस बेटी ने कहा कि दादी मेरी चप्पल नीचे गिर गई है, और वो बेटी अपनी चप्पल लेने के लिए ऊपर से नीचे सीढ़ी पे के नीचे आई वापस। दादी ऊपर से वहीं से अंदर चली गई, क्योंकि उस समय वहाँ गुलदार का भय तो था नहीं। उससे पूर्व एक गुलदार जो है वो यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर सक्रिय था, जिसको मेरे द्वारा 16 जून को मार दिया गया था। उसके बाद कोई भय इस एरिया पे था नहीं। और उसके बाद वो बेटी नीचे आई और जब वो जो हमारा पत्थरनुमा आंगन होता है वहाँ पे वो पहुँची और उसने अपने चप्पल उठाई, तो मेरे समझ से कोई गुलदार जो था वो वहाँ बैठा हुआ था पहले से, और उसने मौका देखा और उसने उस बेटी को वहाँ से उठा दिया। जब वो बेटी चीखी तो दादी ऊपर के कमरे से जब उसने दरवाजे से बाहर आई तो उसने देखा कि एक गुलदार जो है उसकी बेटी को खींचता हुआ नीचे ले जा रहा है, और वो चिल्लाई। घर वाले, उसकी माँ अंदर थी, वो भी बाहर आई और सारे लोग चिल्लाए, और उसके बाद गांव वाले दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे। तब तक उस बेटी को वो, क्योंकि वो ढलान वाला नीचे था और नीचे जहाँ मैंने आपको बताया कि दोनों पहाड़ी जो ढलान वालों की जो जड़ थे वो नाला जैसे था, वहाँ वो उस बेटी को लेके गया। तो गांव वाले फटाफट वहाँ पहुँचे, हो हल्ला हुआ। उसके बाद वो गुलदार उस बेटी को वहाँ के छोड़कर वहाँ से भाग निकला। उसके बाद मैंने गांव वालों को जब पूछा था तो वो गांव वाले कह रहे थे कि वो रात भर वो गुलदार वहीं उसी जहाँ पे वो बॉडी थी, गांव वाले रात भर वहीं रहे और फॉरेस्ट को उन्होंने सूचना दे दी। और उसके बाद वो गुलदार रात को लगभग हर 50 मीटर पे उसी के चारों ओर राउंड मारता रहा। फॉरेस्ट वाले भी रात को वहाँ नहीं पहुँच पाए, क्योंकि वो रोड जो थी वो बहुत ख़राब थी। सुबह फॉरेस्ट वाले बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस सड़क को थोड़ा अपने कैंपर लायक, क्योंकि कैंपर 4x4 होती है, उस लायक ठीक किया, और तब बड़ी मुश्किल से वो लोग वहाँ पहुँचे। उसके बाद वो अपने कैंपरों से वहाँ पिंजरे वो लाए और उन्होंने वहाँ पिंजरे डाल दिए। जहाँ पे वो बॉडी लाश छोड़ी थी उसी के ऊपर जो रास्ता था, उस रास्ते पे वो पिंजरा उन्होंने लगा दिया। और उसके बाद वाइल्ड लाइफ चीफ को इसकी सूचना दे दी गई, और संभवतः मेरे को ऐसा लगता है कि 6 तारीख सितंबर को इस गुलदार को मारने के पहले तो इसको ट्रैंकुलाइज कर पकड़ने के लिए, और उसकी जब पकड़ने की न दशा होने पर इसको मारने के आदेश जारी कर दिए गए। डीएफओ बागेश्वर द्वारा मेरे से संपर्क किया गया, और मैं क्योंकि कुछ दिन उस पर बचाने के थे और मेरे कार्यालय में भी काम ज़्यादा था, तो मैंने उनको बताया कि सर ऐसा है, जब तक इसको बचाने का टाइम है आप लोग वर्क करते रहे और उसके बाद मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। तो मैं 15 सितंबर 18 को मैं सबसे पहले गढ़खेत रेंज पहुँचा। गढ़खेत रेंज से उन्होंने मुझे कहा कि चलो रावत जी, शाम को हम आपको उस एरिया को दिखाएंगे, और मैं हरी के साथ उनके कैंपर पे बैठ के उस एरिया को देखने के लिए चले गया। तो जब वो कैंपर चल रही थी तो वहाँ रोड नाम की कोई चीज़ तो थी नहीं, खाली ऐसे ही जो पानी से कटे हुए जो सड़क थे, क्योंकि वो पेंटिंग तो हुई नहीं थी। तो कुछ दूर पक्की रोड पे चलने के बाद जब वो कच्ची रोड आ रही थी तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और एक जगह तो ऐसी थी कि जहाँ पे पूरा पानी का पूरा दलदल था। वहाँ पे लोगों ने तब क्या किया कि जो चीर के जो गिल्टे थे वो गिल्टे पूरे इस प्रकार से बिछा रखे थे कि तब की गाड़ी उससे निकल सके। और बाकी उस गांव से आगे
2 गांव और थे जहां वो रोड पूरी तरह बाधित थी, यानी उसी गांव से आगे पूरी रोड बाधित थी। वो भी जो फॉरेस्ट वालों ने जब वहां पे उस बेटी को गुलदार उठा के ले गया तो प्रशासन द्वारा एक जेसीबी वहां भेजी गई थी और उस जेसीबी के द्वारा वो रोड थोड़ा ठीक की गई थी, तब वहीं पर तक रोड शुरू थी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा अरे यार, सबसे पहले तो यहाँ पहुँचना ही टफ हो रहा है। पहुँचना टफ होने के बाद हम लोगों ने उस गांव पे गए, वहाँ उनके पिंजरों को देखा और उसके बाद अपने रहने की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने उन लोग गांव वालों से बात की। तो वहाँ पे जो मकान थे, एक गांव के बीच में वो मकान नहीं बन रही थी और उस पर कोई प्लास्टर नहीं था, न कोई फर्श नहीं था, इसलिए उन लोगों ने पे कहने पे हम लोगों ने वो मकान अपने रहने के लिए वहाँ पे बंदोबस्त कर दिया और उसके बाद हम लोग शाम को घर के वापस रेंज कार्यालय वापस आ गए। दूसरे दिन अब हम अपना सामान लेके वहाँ पहुँच गए। हमारे साथ 2 फॉरेस्ट वाले हैं और 2 हम लोग वहाँ पहुँचे और उसके बाद 1-2 तकत गाँव वालों से मांगकर और वहाँ हमने तकत बिछा दिए। थोड़े जो मिट्टी फर्श बनाने था तो उसकी मिट्टी लगातार इधर उधर हो रही थी, इसलिए हमने वहाँ पे कुछ चटाई दरिया इस प्रकार से बिछा दी ताकि हमारे रहने की व्यवस्था हो सके। वैसे उनके पास नीचे स्कूल था, स्कूल पर हम अपने रहने की व्यवस्था कर सकते थे, परंतु स्कूल लास्ट किनारे पे होने के कारण और वहाँ पे पिंजरा लगने के कारण ये था कि हम लोग कहीं इनको डिस्टर्ब ना कर दें और वो गांव से एकदम किनारे था, तो उससे हमको ये प्रॉब्लम होगी कि हम रात को यदि उठ के सर्च मारे तो एक ही साइड सर्च होगी, इसलिए हम लोग चारों ओर सर्च के कारण हम लोगों ने वहाँ पे रहने की व्यवस्था कर ली और अब हमारा कैंप शुरू हो गया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने उस क्षेत्र में गुलदारों के मूवमेंट को देखा। तो मैंने देखा कि वहाँ गुलदारों का जो मूवमेंट था वो बहुत कम था और परंतु गुलदार जो चल रहे थे वो बहुत पुराने गुलदार थे, नए गुलदार कोई था नहीं। इसलिए लग रहा था कि ये गुलदार या तो बाहर से आया है और या तो ये यहीं की कोई मादा होगी, क्योंकि ऐसा उसके फुटप्रिंट से लग रहा था। तब मेरे को याद आ रहा था कि जब हम हरिनगरी जो मैनीटर जो हमने मारा था उस समय हमने हरिनगरी से कम 5-6 किलोमीटर दूर पे एक फीमेल देखी थी और फीमेल को ट्रैक करने के बाद जब हम उसके नज़दीक पहुंचे थे तो उस समय मेरा बेटा विजय भी मेरे साथ था। तो उसने कहा था पापा यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है। तो मैंने जब लाइट मारी तो हमें आंखें चमकी, तो उसने कहा अरे पापा ये तो 2 बच्चे हैं इसके साथ बहुत छोटे छोटे, और हम उस फीमेल को वहीं छोड़ के वापस आ गए थे। तो मेरे को संभवतः ये लग रहा था कि वो जून की बात थी, फिर जुलाई गया, फिर अगस्त गया और ये सितंबर का महीना था, यानी वो सावक बड़े हो गए हैं और ये फीमेल उनको लेके शायद अब और जगह जो है इसका जो क्षेत्र है अपने क्षेत्र को विस्तार इसने कर लिया है। क्योंकि जब हम उस गढ़खेत रेंज पे पहुंचे थे तो लोग हमें बता रहे थे कि इस रेंज से ऊपर जो रेंज कार्यालय के ऊपर जो रोड जा रही है वहाँ पे एक गाय को किसी गुलदार द्वारा मारा गया था। और उसके बाद लोग जो गाड़ी वाले थे वो कह रहे थे कि वहाँ पे उनको 3 गुलदार दिखे, यानी कि 2 बच्चे और एक माँ उसको खा रही थी। तो इससे मेरे को लग गया था कि हो सकता है कहीं वो फीमेल अपने बच्चों के भूख के कारण या बच्चों को खाना देने के कारण इसने ये शिकार किया होगा। दोस्तों, हम वहाँ 2-3 दिन लगातार मूवमेंट करते रहे, परंतु हमें कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। अब हमारे पास और टास्क भी थे, क्योंकि मेरे को स्कूलों में जाके उन बच्चों को उसके बारे में बताना, गुलदार के बारे में बताना, उससे कैसे बचा जा सकता है, महिलाओं को ये चीज़ करनी थी। इसलिए मैं दिन में अपना ये वर्क भी हमने शुरू कर दिया था और मैं दूर दूर स्कूलों में जाकर, जहाँ जहाँ गाँव में स्कूलें थी वहाँ पे बच्चों को गुलदार के बचाव के बारे में भी बताना शुरू कर दिया था मैंने, और बता रहा था कि हम गुलदार को कैसे, हम गुलदार से बचे, कैसे गुलदार के व्यवहार के बारे में हमें पता होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें मेरी जो चल रही थी, क्योंकि वो हमेशा ही मैं जहाँ भी गुलदार मारने जाता हूँ तो मैं 2 प्रकार, रात को गुलदार को ट्रैक करना और दिन में बच्चों को उसके बारे में बताना, ये मेरी एक दिनचर्या जैसी हो जाती है उस समय। दोस्तों, लगभग 18 तारीख को मुझे अल्मोड़ा वन प्रभाग से
एक फ़ोन आता है डीएफओ का कि हमारे यहाँ एक मैनी जो गुलदार है वो आदमखोर हो चुका है और उसको मारने के आदेश हमारे पास पहले से प्राप्त है। लगभग इसको 20 दिन के लगभग हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि अब जो ट्रैंकुलाइज या पकड़ने की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें हम लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। रावत जी, आप हमें हमारी सहायता करें। तो मैंने उन्हें पूछा, सर ये एरिया है कहाँ? तो उन्होंने कहा कि ये सोमेश्वर रेंज पे है और नैनोली जो है वो सोमेश्वर से नीचे लगभग 10-20 किलोमीटर नीचे आने के बाद आपको नैनोली गांव मिल जाएगा और यहाँ ये है। तो मैंने उन्हें बताया कि क्या है यहाँ, क्या क्या स्थिति है। तो उन्होंने बताया कि ये महिलाओं को घायल कर रहा है और इसकी सारी घटनाएं दिन की है और आप इस समय बागेश्वर रेंज पे हैं और बागेश्वर और इसके बीच की दूरी ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग वहाँ से इस पर मूवमेंट कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो सर ठीक है। तो मैं 19 तारीख अपने साथी हरि को, क्योंकि जिस एरिया पे मैं था वो एरिया बिल्कुल शांत चल रहा था, वहाँ पे कोई किसी भी गुलदार का मूवमेंट नहीं था, तो मैंने अपने जो ट्रैप कैमरे थे वो ट्रैप कैमरे उस साइड पे लगा दिए और कि हमारे इस बीच हम नैनोली जा रहे हैं तो यदि कोई भी मूवमेंट यदि इस गुलदार का होगा तो वो मूवमेंट कम से कम हमारे ट्रैप कैमरों पे आ जाएगा। और दोस्तों, मैं 19 तारीख को हरि के को साथ लेकर वहाँ से सबसे पहले कोट भामरी से बैजनाथ, बैजनाथ से कोसानी, कोसानी से सोमेश्वर पहुँच गया। सोमेश्वर पहुँचने के बाद मैं सोमेश्वर रेंज कार्यालय गया। रेंज कार्यालय से उनके द्वारा मुझे परमिट जो आया था वो परमिट दे दिया गया और बताया गया कि कोई पथरी नामक कोई प्लेस है, वहाँ पर से जो मेन रूट जो अल्मोड़ा के लिए जा रही है उससे आपको दाहिनी ओर कटना है और उसके बाद ये रोड आपको नैनोली ले जाएगी। तो हम अपनी गाड़ी से नैनोली पहुँचे। नैनोली लगभग हम लोग 3 बजे के लगभग हम लोग नैनोली पहुँच गए। तो उन लोगों ने हमें खाना बनाया था, हमने खाना खाया। तो मैंने देखा वहाँ पे एक जो रेंजर साहब थे उनके पास भी बंदूक थी, पहले भी वो 1-2 बार मैं उनको देख चुका था, तो वो भी अपनी गन लेके वहाँ पहुँचे हैं। एक ट्रैंकुलाइज वाली पूरी टीम वहाँ है और बाकी 1-2 जो लोकल शूटर हैं वो भी उन्होंने वहाँ बुला रखे हैं। तो उनसे पता करने के बाद मुझे पता चला कि ये गुलदार जो है ये गांव के जो घास के प्लाउट हैं उन प्लाउटों पे कोई भी महिला जो घास काट रही है उसको ये घायल कर दे रही है और ये महिलाओं पे दिन में अटैक कर रहा है और अभी तक ये 9 महिलाओं को घायल कर चुका है। उसमें एक महिला ऐसी है जिसको इसने 2 बार घायल कर दिया है। बड़ा ताजुब हुआ मैंने, यार ऐसा आदमखोर तो मैंने एक बार पहले मारा था और वो था मैनेटर ऑफ गोपेश्वर। तो उसने 22 औरतों को केवल घायल किया था और एक बच्चे को उसने किल किया था। तो मेरे को लगा कि कहीं इस प्रकार का व्यवहार इसका भी तो नहीं है। तो जो भी पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने कहा भाई इस प्रकार का एक आदमखोर मैं इससे पहले 2007 में मार चुका हूँ, परंतु उस गुलदार के पास वो फीमेल थी और उसके पास कोई भी मेल गुलदार वहाँ नहीं था। यानी जब भी वो फीमेल गुलदार हीट में आती तो हीट में आने के बाद वो जहाँ भी सुबह घास काटती हुई औरतें थी उन पे वो झपट लेती थी और उसके द्वारा 22 महिलाओं को घायल किया गया था उस समय। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी ये फीमेल हो और ये इस प्रकार का वारदात कर रही हो, परंतु लोग कह रहे थे कि इसका शरीर सब बहुत बड़ा है, ये है, फिर उससे हम समझ नहीं पा रहे थे। दोस्तों, जब मैंने उन लोगों से पता किया और उसके बाद शाम के समय हम लोग सर्च करना चाहते थे, बाकी वो लोग गांव के नीचे जो घास के प्लाउट थे शायद वहाँ वो लोग निकल गए थे और मैं हरि के साथ सर्चिंग के लिए निकल चुका। जो मैं आपको बता रहा था कि गांव के जो बड़ा वाला जो घेरा था रोड का, उसके बाद शॉर्टकट रोड से मैंने जब ऊपर लाइट मारी तो मुझे एक आंखें वहाँ चमकी। उसके बाद मैंने टेलीस्कोप से देखा तो मैंने देखा एक जो है लगभग 4-5 साल की कोई गुलदार है और वो
जब मैं उसको देख रहा था तो वो फट से पलट के पली तरफ निकल गई थी। तो मैं हरी के साथ उस टॉप पे पहुंचा, टॉप यानी रोड, शॉर्टकट रोड के ऊपर से पहुंचा। तो उसके बाद जो पली तरफ से जो रोड ऐसे जा रही थी, यानी यू रोड निकल के फिर यहाँ पे आ रही थी, यहाँ गांव था और ये रोड इसके बाद यहाँ जंगल वाला एरिया था। तो मैं यहाँ पे पहुँचा, फिर मैंने देखा कि ये रोड जो है वो पूरी मिट्टी से भरी हुई है, क्योंकि वो कच्ची रोड थी। क्योंकि जो रोड जब हम उस पे चले थे तो मेन रूट से दूसरी रूट पे जब हम आए थे, वो रूट रानीखेत को जाती थी और उस पर से एक जो कच्ची रोड जो थी वो नैनोली के लिए कटी हुई थी, वो लगभग 3 किलोमीटर थी। और क्योंकि वो पक्की नहीं थी, पूरी मिट्टी की थी, तो पूरी उसमें गाड़ी, कुछ लोकल गाड़ियाँ जो गांव की थी वो चलती थी, जिसके कारण वहाँ पूरी उस रोड पे धूल ही धूल थी। तो मैंने उस धूल पे उस गुलदार के पग चिन्ह देखे, तो मैंने देखा कि ये कोई एक फीमेल गुलदार है जिसकी अंगुलियाँ काफ़ी लंबी लग रही है, परंतु इसकी एज लगभग 3 साल से ज़्यादा नहीं है। तो क्या ये आदमखोर होगी? परंतु एकदम बड़ी महिलाओं पे 3 साल की मादा गुलदार द्वारा हमला किया जाना एक ताजुब जैसा लग रहा था। तो उस कुछ दूर तक हमने उस पर सर्च किया और उसके बाद वो सीधी रोड भागती ऊपर को निकल गई। उसके बाद कोई गाड़ी वाले जो फॉरेस्ट वाले थे वो रात को वापस सोमेश्वर गए, तो उन्होंने बताया कि सर वो वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर फिर रोड पे बैठी हुई थी, तो वो उधर निकल गई थी। फिर हम लोगों ने गांव पे सर्च किया और सर्च करने के बाद हमें और कुछ नहीं दिखा। दूसरे दिन मैंने हरी से मिलकर सुबह एक योजना बनाई कि जो जहाँ ये गुलदार दिखी है वहाँ घास के तो नहीं, परंतु रोड के बहुत चौड़े चौड़े जो मैदान थे और चीड़ के जो बीच बीच में जो पेड़ थे, वहाँ बहुत बड़े चौड़े मैदान थे। उस मैदान में सड़क के किनारे एक मैदान पे हम लोगों ने एक ज़मीनी छुपाव बनाया और चीड़ की पत्तियों से इस प्रकार से उस छुपाव को बनाया कि उसके अंदर 2 आदमी आराम से बैठ सकते थे और उस अपने से कम 10 या 15 मीटर पे बकरे बांध के आदमी सारे एरिया को देख सकता था। तो रात का हमारा प्रोग्राम था कि हम इसी के अंदर बैठेंगे, क्या पता यहाँ ये फीमेल है, तो क्या पता जो आदमखोर तो नहीं कर सकते, परंतु जो घायल महिलाओं को कर रहा है वो हमें दिख सकता है। रात भर हम उसके अंदर बैठे रहे, परंतु वहाँ कोई मूवमेंट नहीं हुआ। फिर हम लोग वापस आ गए। सुबह गांव वालों ने हमें बताया कि गांव के नीचे जो है वहाँ गुलदार किसी को दिखा है और संभवतः वो आज उसी एरिया पे होगा। तो हमने उसी गांव के नीचे एक पेड़ पे एक मचान बना दी और एक बकरा बांध के दूसरे दिन हम जो है वहाँ बैठे रहे। रात 10-11 बजे तक हम वहाँ बैठे रहे, क्योंकि वहाँ जो गुलदार अटैक कर रहा था वो दिन में या शाम के समय कर रहा था, तो शाम भी जब लाइट पूरी हो उस समय, तो ये था संभावना कि इसको बहुत जल्दी बकरे पे आ जाएगा तो उसको मारना बहुत ईजी हो जाएगा, परंतु वो वहाँ नहीं आया। गांव वाले बता रहे थे कि ये गुलदार जो है वहाँ से नीचे की ओर भाग निकला है। अब मेरे पास कुछ और चारा नहीं था, क्योंकि मेरे पास 2 परमिट थे। एक परमिट नैनोली का जहाँ मैं इस समय था वहाँ केवल वो महिलाओं को घायल कर रहा था, और दूसरा परमिट जहाँ गुलदार ने एक बालिका को किल किया था। यानी महत्वपूर्ण मेरे लिए सबसे पहले जो गुलदार किलिंग कर रहा था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, और जो घायल वाला है उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि वो फिर भी करेगा तो घायल ही करेगा, परंतु ऊपर वाला यदि गुलदार सक्रिय हो गया तो वो बच्चों को किल कर सकता है। इसलिए मैंने एक फैसला लिया कि हरी को एक गन और एक सर्च लाइट के साथ मैं नैनोली छोड़ दूँ, क्योंकि वो बहुत सालों से मेरे साथ काम कर रहा है और वो चाहता भी था कि मैं एक बार किसी गुलदार को अकेले मारूं। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है हरी, तुम यहीं रहो और तुम्हारे पास यहाँ फॉरेस्ट का पूरा स्टाफ है और यहाँ इनका कैंप भी है, और मैं ऊपर जो बागेश्वर वन प्रभाग का आदमखोर है मैं उसको देखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ हों और वो वहाँ कुछ घटना कर दे। वहाँ मेरे द्वारा पूरे कैमरे लगाए गए थे, क्योंकि जिस बीच मैं वहाँ से बाहर रहूँगा तो उसकी मूवमेंट के लिए
जो थे मेरे सारे कैमरे लगे हुए थे। और उसके बाद मैं 22 तारीख को वहाँ से फिर बागेश्वर रेंज के लिए चल दिया। और हरी को मैंने कहा कि आप प्रत्येक दिन की सूचना फ़ोन द्वारा मुझे बता दें कि क्या क्या घटनाक्रम उस दिन हुआ है। तो 22 तारीख को मैं फिर ऊपर पहुंचा, तब तक वो एरिया शांत था। उसके बाद हमने अपने कैमरे वहाँ से निकाले और कैमरों की जो मैं लैपटॉप अपने साथ ले गया था, उन कैमरों पे मैंने जो चिप थी उस चिप का रिज़ल्ट देखा। तो मैं बड़ा ताजुब कर गया कि जिस दिन मैं उस गांव से नैनूरी के लिए निकला था, उस दिन वो लेपर्ड उस एरिया पे निकला था और एक गाय और एक बछड़ा जो लावारिस वहाँ थे, तो वो उस गाय का पीछा कर रहा है। और मेरे ट्रैप कैमरे उसकी पहले गाय की वो फ़ोटो खींचते हैं, फिर लगभग 1 मिनट बाद वहाँ पर से गुलदार निकलता है, फिर उसकी वो फ़ोटो खींचते हैं। इसमें से जो गुलदार और जो उसका बछड़ा था, बछड़ा दिख नहीं रहा था, केवल उसकी माँ दिख रही थी गाय की। और जहाँ पे हमारा पिंजरा लगा था स्कूल के बगल पे, वहाँ पर से जो रास्ता था वो गाय उस रास्ते से निकल रही थी और उसी के पीछे से गुलदार जो है वो निकल रहा था। क्योंकि वो फुटेज मेरे पास पूरे थे, मैं अपने रिकॉर्ड को भी ढूंढ रहा हूँ अभी, और शायद मुझे मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को इस पर अपलोड कर लूँगा। परंतु अभी मैं सारे रिकॉर्ड इतनी फ़ोटोग्राफ्स है, उन फोटोग्राफ्सों में से थोड़ा ढूंढना टफ हो रहा है। उसके बाद वो वहाँ से निकले, तो उसमें जब मैं वहाँ नहीं था तो फॉरेस्ट वालों ने भी अपना एक ट्रैप कैमरा वहाँ लगा दिया था। और वो ट्रैप कैमरा की जो फुटेज लेने के लिए था, वो किसी फॉरेस्टर द्वारा इस प्रकार से कैमरा सेट किया गया कि वो सीधे पिंजरे की फ़ोटोग्राफ्स ले रहा था। उसके बाद जब वो गुलदार उस गाय का पीछा करते हुए ठीक पिंजरे के सामने पहुंचा, तो उसने देखा इस पिंजरे के अंदर कोई चारा है। तो वो गुलदार सीधा उस पिंजरे में गया। परंतु जब गुलदार आधा पिंजरे के अंदर गया, तभी ट्रैप कैमरे ने उसकी फ़ोटोज़ खींच ली। फ़ोटो खींचने के कारण अपने पीछे एक लाइट जो पड़ी, उस लाइट से गुलदार जो है वो आधा पिंजरे में जाने के बाद वापस लौट गया। और वो फोटोग्राफ्स भी जो थी वो उस ट्रैप कैमरे पे आई थी और वो भी मेरे पास थी। तो देखो मिल जाएंगे तो मैं अपलोड कर लूँगा। और उसके बाद वो गुलदार पिंजरे में नहीं गया। फिर उस गुलदार की फ़ोटोज़ से साफ लग रहा था कि ये वही फीमेल है जो फीमेल हमको उस समय बच्चों के साथ दिखी थी। अब ये कंफर्म हो चुका था कि ये गुलदार जो है वही है और इसने बच्चों की भूख मिटाने के लिए इस बालिका का शिकार इसने किया था। मैं बड़ा ताजुब था, क्योंकि एक तो ये गुलदार जो है वो कैमरे की लाइट से पिंजरे से बाहर निकल गई। इसका मतलब मैं यहाँ रात को सर्चिंग में लाइट मार रहा हूँ, तो ये दूर से मुझे पहचान जा रही है कि ये लाइट वाला यहाँ है, इसलिए ये इस टाइम पे इस एरिया पे कहीं दिख नहीं रही है। और उसके बाद जो मेरा अपना और जो मोमेंट था, यानी जो और वर्क थे, मैं वहाँ से दूसरी जो गांव अगल बगल के थे वहाँ पे एक जूनियर हाई स्कूल था और उस पे लगातार बच्चों को दिन में, महिलाओं को उन गाँवों में गुलदार से बचने के तरीके, गुलदार के व्यवहार के बारे में अपनी जो एक दिनचर्या है उसको मैं डेली कर रहा था। हरी मुझे बता रहा था वहाँ से कि उसके बाद जिस शाम को मैं वहाँ से निकला था, गुलदार नीचे भागा था, तो नीचे गुलदार गरज रहा था। तो उन्होंने शाम को गांव के नीचे ही एक छोटे से पेड़ पे वो लोग बैठ गए और उन्होंने वहाँ पे बकरा बांध दिया। वो बता रहे थे कि गुलदार उस बकरे से लगभग 100 गज दूर से चिल्लाते हुए, गरजते हुए निकला, परंतु वो बकरे पे नहीं आया। उसके बाद
दूसरे दिन यानी 23 तारीख को हरि द्वारा जो मेरी मचान और मेरे द्वारा हरि और मचान बनाई गई थी, वो ज़मीनी छुपाव, वो एक बकरे को लेके उसके अंदर बैठ गया। क्योंकि हरि की एक खासियत थी, बेचारा इस समय इस दुनिया में नहीं है, तो परंतु मेरी श्रद्धांजलि उसके लिए है। वो अक्सर कॉर्बेट की तरह अकेला ही शिकार करना चाहता था और उस किसी भी वर्क का क्रेडिट किसी और को नहीं देना चाहता था। ये इसकी बहुत बड़ी खासियत थी। और वो अकेले ही बकरा लेके उसके अंदर बैठ गया। एक सर्च लाइट, एक राइफल, वो 12 बोर गन और एक बकरा लेके उसने बकरा बांधा और उसके अंदर वो बैठ गया। मुझे हरि बता रहा था कि जब लगभग धूप छिपने वाली थी तो मैं उसके अंदर से देखता हूँ कि बकरी धीरे धीरे, वहाँ पे बकरी छोटी थी इसलिए बकरी चुपचाप लेट गई और उस गांव की ओर से एक बहुत बड़ा गुलदार जो है वो रूडी रूड आया और रूडी रूड आने के बाद उस बकरे से लगभग 50 मीटर से वो सीधा निकल गया। तो मैंने कहा अब तूने फायर क्यों नहीं किया इस पर? बोला भाई साहब उस गुलदार को देख के मैं घबरा गया, एक तो मैं अकेला हो गया और ये था कि मैं इस पर फायर करूं और एक घायल हो गया कहीं मेरे को काट ना दे, और यदि वो बकरे पे आता तो मैं फायर कर लेता, परंतु वो बकरे पे आया नहीं। और उसके बाद जो अंधेरा हुआ, अंधेरा होने के बाद अकेले हरि को अब डर लगने लग गया। वो गुलदार सीधा आगे निकल गया था। उसने बकरे को उस खूंटे से निकाला और उसकी चेन जो है हाथ में पकड़ी और एक हाथ पे जो 12 बोर और जिस हाथ पे उसने चेन पकड़ी थी उस पर उसने सर्च लाइट पकड़ी और बहुत तेज़ी से गांव की ओर चले गया। जब वो बिल्कुल गांव के बगल पे पहुंचा तो उसकी जो चेन थी वो चेन से बकरी जो है बिदक के भाग गई और चेन छूट गई। तो जो बकरी भागी तो उसने जो लाइट मारी तो उसने देखा कि एक बड़ी आंखें जो है वो जस्ट उसके दाहिनी ओर चमक रही है। तो हरि ने तुरंत उस पर बिना निशाना लिए फायर कर दिया, मारने के लिए नहीं बल्कि अपने बचाव के लिए कि ये गुलदार शायद मेरे पीछे आ गया है। और संभवतः वो गुलदार जो है उस बकरे को निकालने के बाद वो हरि के पीछे लगातार आता रहा और जो वही शॉर्टकट रास्ता जिस रास्ते में आपको मैंने बताया था कि हम यहाँ से ऊपर गए थे, उसी शॉर्टकट रास्ता वो हरि नीचे सड़क पे पहुँचा और सड़क पे आने पे उसने गुलदार को ठीक अपने दाहिनी ओर सामने देखा और उसने तुरंत गन से उस पर फायर कर दिया। फायर बिना निशाने का था, उस पर लगा नहीं, पर धमाके का कारण जो है वो गुलदार शायद भाग गया और उसने तुरंत बकरी को पकड़ा और तुरंत भागते हुए अपने कैंप में चले गया। यानी एक आदमी जो गुलदार को मारने के लिए तत्पर था वो अकेले होने के कारण उस गुलदार को नहीं मार पाया। और उसके बाद मैंने उससे कहा कि तुम ऐसा करो, अकेले अब मत रहा करो वहाँ, और जब भी अपने साथ एक किसी फॉरेस्ट वाले को ले जाओ उसमें कम से कम 2 आदमियों में एक हिम्मत आ जाएगी और तब इसको मार सकते हैं। 24 तारीख को उन्होंने मुझे बताया कि गांव के नीचे जो है वो गुलदार सुबह औरतों को दिखा और उन्होंने हरी हुआ और वो फॉरेस्ट जो रेंज साहब थे वो हुए, इन लोगों ने वहाँ गए तो इन्होंने देखा कि वास्तव में घास के प्लाउट के बीच गुलदार बैठा हुआ है और हरी धीरे धीरे, क्योंकि 12 बोर थी, 12 बोर से उसको नज़दीक जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो उसके नज़दीक से नज़दीक पहुंचा और नज़दीक पहुंचने के बाद जब वो लगभग उसके 50 गज की दूरी पे पहुंच चुका था तो शायद गुलदार समझ गया और जो भीड़ यहाँ खड़ी थी उसको देख रही थी, उस भीड़ को भी गुलदार समझ गया कि शायद इन लोगों ने मुझे देख लिया है और एक छलांग मारने के साथ ही गुलदार वहाँ से नीचे चले गया और फिर उस गुलदार को मारने का चांस ख़त्म हो गया। 25 तारीख को ये लोग उसी गांव के नीचे बैठे हुए थे, उनके पास अब 3 बकरे हो चुके थे। प्रत्येक जो शूटर था उसको एक एक बकरा मिला हुआ था और इन्होंने अपने अपनी बकरियां
नीचे जो गांव के बगल पे जो खेत थे उन खेतों पे बांधे अलग अलग जगह, और ये लोग उस पे बैठ गए, यानी बकरे पे यदि गुलदार आएगा तो इसको मार देंगे। और उसके बाद लगभग अंधेरा हो गया और गुलदार नहीं आया, जबकि गुलदार की मौजूदगी लगभग वहीं थी। और उसके बाद ये रात को फिर वापस आ गए। मुझे लगातार सोमेश्वर रेंज से और डीएफओ अल्मोड़ा से मैसेज आ रहे थे कि सर हमारा जो परमिट है वो परमिट 30 तारीख सितंबर को समाप्त हो जाएगा और हमारे पास केवल 4 दिन बचे हुए हैं। आप ये 4 दिन हमें दे दें, क्योंकि जो आपके पास वहाँ का परमिट है बागेश्वर वाला वो लगभग 6 तारीख अक्टूबर तक का है। तो यदि आप इस टाइम को हमें दे दें तो क्या पता ये गुलदार जो है, इस गुलदार से लोगों को मुक्ति मिल सकती है। तो मैंने भी सोचा यार वास्तव में इनके पास केवल 4 ही दिन बचे हुए हैं और क्यों ना ये 4 दिन इनको दिए जाएं, क्योंकि जहाँ मैं वर्क कर रहा था उस एरिया पे गुलदारों का कोई नया मोमेंट, नया किसी भी प्रकार का जो आवत जावत थी या क्रैश थी वो दिख नहीं रही थी। तो वहाँ तो हम केवल, अब ऐसा था कि हम कैंपर द्वारा सर्चिंग कर रहे थे और रात को मचान हमने बनाई नहीं थी। और उसके बाद ये था कि चलो ऐसा करते हैं, एक ही गुलदार की पे हम लोग ध्यान रखते हैं, पहले एक को निपटाते हैं और उसके बाद फिर दूसरे की ओर तब सोचेंगे। और दोस्तों फिर मैंने गढ़खेत रेंज साहब को कहा कि आप ऐसा करो, 1-2 दिन अपने जो अन्य फॉरेस्ट गार्ड हैं उन फॉरेस्ट गार्डों को थोड़ा आप यहाँ भेज दें। और ये लोग, क्योंकि मैं 4 दिन जो है मेरे पास उनके परमिट के 4 दिन बचे हुए हैं, मैं 4 दिन थोड़ा उस पोर्शन को देख लेता हूँ और उसके बाद उनका यदि मारा गया तो ठीक है और नहीं मारा जाएगा तो उनका परमिट समाप्त हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमारा क्या होगा कि हम लोग एक दिमागी तौर पे फिर एक ही साइड को हम लोग वर्क करेंगे, फिर हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने अपने जो 1-2 फॉरेस्ट गार्ड थे, क्योंकि कैंप हमारा बना हुआ था, और वहाँ उन्होंने भेज दिए। और मैं आपको बताना भूल गया था उस समय, जब वो कैमरे ट्रैप पे वो गुलदार उससे बाहर निकली थी और उसके बाद गांव वालों ने उसको, जब जो रास्ता था नीचे से एक शॉर्टकट रास्ता जो था वो हरी नगरी को निकल रहा था, उस रास्ते पे लगभग 200 मीटर नीचे उसने उस गाय के बछड़े को उस गुलदार ने उस दिन मार दिया था। और जब मैं वापस लौटा था वहाँ से तो तब तक वो उसको पूरा खा चुका था, इसलिए मेरे को उसका चांस भी मारने के वहाँ भी कैंसिल हो चुके थे, क्योंकि जब उसका कुछ बचा ही नहीं था तो मैं करता क्या। तो फिर दोस्तों बाकी हरी नैनोली पे था, इसलिए मैं 26 तारीख को लगभग 10 बजे वहाँ से गढ़खेत रेंज से फिर बैजनाथ से कोसानी, वहाँ से सोमेश्वर, और सोमेश्वर होते हुए लगभग मैं 3 बजे जो है नैनोली वन चौकी पहुँचा। क्योंकि जिस क्षेत्र पे मैं था वहाँ से गढ़खेत 10 किलोमीटर, उसके बाद बैजनाथ 8 किलोमीटर और उसके बाद कोसानी 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर सोमेश्वर, और सोमेश्वर के बाद लगभग 33 किलोमीटर के लगभग जो था वो नैनोली था। तो लगा लो 10 बजे से 3 बजे तक मैं वहाँ पहुँचा। जो और टीमें थी वो खाना खा चुकी थी, इसलिए उनके द्वारा मुझे खाना बनाया गया। और मैंने हरी से पूछा कि आज हरी क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसने बताया कि हमारे द्वारा कल जो जिस गांव के नीचे जिस एरिया पे गुलदारों की आवाज़ सुनी गई थी, आज दिन में हम लोगों ने वहाँ पे मचाने बना दी हैं, बकरियों के लिए हमने वहाँ पे खूंटे गाड़ दिए हैं। अब हम 3:30 बजे चलकर उस पोर्शन पे जो मचाने बनी है उन पे बैठ जाएंगे और संभवतः आज गुलदार पक्का वहाँ आएगा। हरी मुझसे भी कह रहा था कि भाई साहब आप चलो आज और गुलदार मारा जाएगा,
मैंने उससे कहा यार अभी तो खाना ही नहीं बना, खाना खाऊंगा उसके बाद थोड़ा आराम करने के बाद मैं ऐसा करता हूँ आज इसी एरिया को सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं बहुत दिन बाद आया हूँ, गुलदार कहाँ चला है या नहीं चला है इसको मैं देखता हूँ। और उसके बाद कल से तो 4 दिन हमारे पास है ही, और उसके बाद ही तब गुलदार को ट्रैक कर लूँगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, 20 तारीख को जब मैं ऊपर बागेश्वर वाले पे था, ये हरी और ये वाली टीम नैनोली पे काम कर रही थी, तो एक पांडे जी है, पांडे जी जो गुलदार रेस्क्यू सेंटर अल्मोड़ा में कार्यरत है वन विभाग में, उनकी भाभी को वन चौकी से केवल 200 मीटर दूर वो शाम को अपने घर के बगल पे जो उनकी सब्जी की क्यारी थी उससे सब्जी निकाल रही थी, यानी धूप छिपी भी नहीं थी, तो उस पर गुलदार ने वहाँ पे हमला कर दिया था। उसके बाद फटाफट ये हरी लोग सारे लोग वहाँ पहुँचे थे और इनके द्वारा जब सर्च लाइट मारी गई तो गुलदार इनको 150 गज दूर बैठा हुआ खेत में मिला, परंतु ये लोग उसको घेर नहीं पाए और उसके बाद वो गुलदार वहाँ से भाग निकला था। यानी इनके पास इस गुलदार को मारने का एक बहुत बढ़िया चांस था, परंतु ये उसको भी नहीं मार पाए थे। लगभग 4:30 बजे हम लोगों ने चाय पी और उसके बाद वहाँ पे उस दिन एक डिप्टी रेंजर भट्ट जी थे, उनकी ड्यूटी उस समय हमारे साथ लगी थी, क्योंकि वहाँ पे एक भी फॉरेस्ट वाला जो है वो 2 या 3 दिन रह रहा था, उसके बाद उसको चेंज कर दे रहे थे, तो उस दिन उनकी ड्यूटी हमारे साथ थी। तो जो भट्ट जी थे वो शाम को कहने लगे रावत जी अब हम लोग क्या करेंगे। मैंने कहा यार आओ ऐसा करते हैं, जो वन चौकी से एक रास्ता जो पीछे पीछे से सीधा जहाँ पे हमने वो ज़मीनी छुपाव बनाया है उस सड़क वाले और उस जंगल वाले एरिया पे, वहाँ के 200 गज ऊपर ये निकलता है। जब मैं पिछले दफ़े यहाँ आया था तो इस पर मैंने गुलदारों के आने जाने के बहुत क्रैश देखे थे और उसमें से एक मेल गुलदार था और उसकी क्रैश उस समय उस पर दिख रही थी। तो चले उस पर चलते हैं कि इस पर क्या पता गुलदार इस पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। और 4:30 बजे के लगभग मैं और भट्ट जी एक राइफल एक सर्च लेके उस रास्ते वन चौकी के पीछे पीछे उस रास्ते पे चल दिए। जब हम लोग उस रास्ते पे चले तो मैंने उस पर देखा कि इस पर कोई एक मेल गुलदार जो है वो चला हुआ है, यानी जिस टाइम पे मैं यहाँ नहीं था और ये हरी लोग यहाँ थे, इस पे कोई एक बड़ा सा मेल गुलदार इस पे आया भी है और गया भी है। यानी ये लोग ने इस रास्ते को चेक नहीं किया और ये गुलदार शायद इनसे बचते बचाते इसी रास्ते पांडे जी के घर के बगल पे पहुँचा और उनकी भाभी को इसने यहाँ पे घायल किया था। अब घायलों की संख्या 10 हो गई थी, जिसमें से एक महिला को 2 बार गुलदार ने काटा था। तो इसी से लग रहा था कि इन लोगों ने इस ओर पीछे की ओर ध्यान नहीं दिया है। और उसके बाद हम वहाँ से सीधे ऊपर जो गांव की वो जो सड़क आती थी उस सड़क पर पहुँच गए। तो वही बड़े बड़े चौड़े मैदान, उनमें जो चीड़ के वृक्ष है और बाकी उसके बीच से एक जो रोड जो है बिना पेंटिंग की हुई रोड, कच्ची रोड जो है वो गांव के लिए जा रही थी। तभी एक गाड़ी वाला आया और वो लोकल गाड़ी शायद उसी गांव की थी और धूल का गुब्बार उसके टायरों से निकल रहा है और लोग उस पर कुछ वैसे ही छत पे बैठे हुए हैं, कुछ उसके अंदर बैठे हुए हैं, सारे के मुंह में सारी धूल ही धूल जा रही है। तो वो रुका तो और उसने मुझसे बताया रावत जी आप कब आए। मैंने कहा यार मैं तो आज ही आया हूँ। यार रावत जी मैंने परसों यहाँ नीचे जहाँ पे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि गांव के लिए जो ये रूट गई और उसके बाद ये बहुत बड़ा बैंड घूम के फिर उसी के पीछे आ जाती है, तो इस बैंड पे मेरे को एक बहुत बड़ा गुलदार दिखा। तो मेरे को बड़ा ताजुब हुआ। मैंने वो कितने बजे की बात थी, बोला लगभग 5 बजे की लगभग, और वो वहीं नीचे से ऊपर आ रहा था सड़क पे। अच्छा मैंने बोला क्या हुआ, फिर उसके बाद वो वहीं पर से नीचे चले गया था। तो मेरे को ताजुब लग रहा था यार ये 5 बजे इसको इतना बड़ा गुलदार कैसे दिखा होगा यहाँ। तो चलो उसके बाद वो चल दिया और उसके बाद वो गांव चले गए। अब मैं और भट्ट जी वहाँ से
रोड रोड आए और रोड मैं ध्यान से रोड के किनारे देख रहा था, क्योंकि रोड पे गाड़ियां चल चुकी थी इसलिए पग चिन्हों का दिखना संभव नहीं था। इसलिए रोड के किनारे जो क्रैश थी मैं उन क्रैशों को ध्यान से देख रहा था। तो मेरे को लगा उस पे भी, रोड पे भी क्रैशें थी, यानी उस बड़े मेल गुलदार की क्रैश कुछ रोड पर भी थी, यानी वो रोड पे भी चला हुआ है। और उसके धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे हमारी जो ज़मीनी छुपाव जो मैंने बनाया था जिस मैदान में, उस मैदान में पहुँचे और ठीक मैं और भट्ट जी उस ज़मीनी छुपाव के आगे से हम लोग बैठ गए। उसके अंदर बैठने का तो मतलब ही नहीं था, क्योंकि हमारे पास न तो बकरा था न कोई चीज़ हम ले गए थे, इसलिए हम उसके बाहर से बैठ गए और ध्यान देने लगे कि इस रूट पे कहाँ कहाँ जो चौड़े चौड़े मैदान हैं, मैदानों में कहीं हमको गुलदार दिखाई दे या मतलब ये कहाँ से चल रहा होगा। तो हमारे पास था कि कल से हम लोग जो हैं इस गुलदार को मारने की जो कार्रवाई करेंगे और आज हम इसको रेखी करने के लिए जैसे वहाँ पहुँचे हुए थे। लगभग 6:10 हो चुके थे, अब शाम होने वाली थी। तभी भट्ट जी एकदम अचानक कहते, अरे रावत जी गुलदार। मैं बड़ा चौंक गया, गुलदार गुलदार कहाँ है? तो जो जहाँ पे हम बैठे हुए थे, जो हमारी ज़मीनी छुपाव का था, उसके सामने वो वाली रूट जो बैंड से पहली तरफ गांव को जाती थी वो साफ दिख रही थी, और जो हल्की चोटी जो ऊपर थी जिसको वो बैंड काट के पहली तरफ पहुँचते थे, वो वाली चीड़ की जो रीछ थी वो दिखाई दे रही थी। उस रीछ पे मैं ध्यान से देखा तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने भट्ट को पूछा, यार भट्ट मेरे को बताना कहाँ पे है? तो भट्ट जी ने मुझे बोला, रावत जी ऊपर कहाँ देख रहे हैं आप? देखो ना जो नीचे जो सड़क दिखाई दे रही है इस पे गुलदार है। तो मैंने देखा ध्यान से कि टेलीस्कोप लगाया तो देखा हमसे 250 गज दूर लगभग एक गुलदार जो है उस सड़क पे एक राजा की भांति मस्ती में चलते हुए उस रोडी रूट हमारी ओर आ रहा है, क्योंकि वो रोड वहाँ से हमारी ओर आएगी। हम यहाँ बैठे हुए हैं और उसके बाद हमारे पास ये रोड गई और ये एक नाला था जिस नाले से मैं कह रहा था कि गांव के लिए जाने के लिए वो शॉर्ट है, और उसके बाद ये सड़क ऐसे जा रही थी और इसके पीछे फिर गांव की चले जाती। इस रूट पे वो हमारे ठीक सामने आराम से चल रहा है। तो मैंने भट्ट जी की ओर देखा तो मैंने देखा कि यार इन्होंने तो एक सफ़ेद जैकेट पहनी हुई है। तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करो, मेरे बिल्कुल पीछे आ जाओ, जिससे बाई चांस गुलदार वहाँ से हमारी ओर नज़र करे तो वो आपको न देख पाए। मुझे तो मैं कैमोफ्लेज में हूँ और तो मैं दिख नहीं पाऊँगा, परंतु आप उसको दिख सकते हैं। वो ठीक मेरे पीछे आ गए। अब मैंने राइफ़ल को अपने घुटनों में अपनी कोहनी को थम किया और राइफ़ल को एम करके उस गुलदार पे जहाँ जहाँ वो चल रहा था उस पे एम करके मैं अपनी राइफ़ल को हिलाने लगा। यानी वो चल रहा तो मैं भी उसके अनुसार अपनी राइफ़ल को बिल्कुल रेडी करके चल रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि रोड के नीचे किनारे पे जो बड़े बड़े चीड़ के जो पेड़ हैं, तो कभी गुलदार आता है उस चीड़ के बीच के नहीं दिखता है, फिर बीच में जो जगह खाली है उसमें दिखता है, फिर चीड़ का पेड़ लग जाता है। फिर इसी प्रकार से ऐसे चीड़ के पेड़ों से बीच से गुलदार जो है बाई रूट सीधा आ रहा है और उसका ध्यान हमारी ओर नहीं है, बल्कि वो अपनी मस्ती में चल रहा है। अब जब गुलदार लगभग हमसे 250 गज पे होगा तो मैंने देखा कि यदि मैं गुलदार को इस बीच जो एरिया हमारे पास था वो लगभग 15 या 20 मीटर का एक पैच था रोड का, सड़क का, और उसके बाद ये वाला जो नाला है या जो जहाँ से हम ऊपर गांव को शॉर्टकट जाते हैं इस पोर्शन पे आएगा, तो उसके बाद वो ठीक मेरे नीचे आ जाएगा, जहाँ हम बैठे उसके नीचे आ जाएगा। तो फिर गुलदार को मारना टफ होगा, या फिर नज़दीक भी हो जाएगा तो क्या पता गुलदार को हमारी भनक लग के वो भाग जाएगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको जो इतना 20 मीटर का हमारे पास जो किलिंग जोन है इस जोन पे ही इसको फायर क्यों नहीं किया जाए। और मैंने अपनी राइफ़ल उस गुलदार से आगे थम करके अपने प्लस पे मैंने ध्यान दिया। जो गुलदार चलते हुए आया और मैंने देखा कि मेरे राइफ़ल का जो प्लस है ठीक उसके आगे चेस्ट पर है, और मैंने ट्रिगर दबा दिया। ट्रिगर दबाते एक धमाका हुआ और धमाके के साथ गुलदार ज़मीन में गिर गया। तो भट्ट जी बोल बैठे, अरे रावत जी मर गया। हाँ, मैंने बोला मर तो गया। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से उठे और ठीक उस गुलदार के ठीक सामने गए तो मैंने देखा उसकी पूँछ खड़ी है और वो कभी कभी पाँव भी हिला रहा है। तो मैंने सेफ्टी के लिए फिर एक
फायर उस पर और कर दिया और गुलदार मर गया। वहीं पे एक मकान थी जहाँ पे हम कहते गांव को ऊपर चढ़ने के लिए, वहीं पे मकान थी। एक फायर सुनने के बाद शायद उस गांव घर वाले जो थे वो हमारी ओर उनका ध्यान गया और वो देख रहे थे। जब दूसरी फायर हुआ तो उन्होंने देखा कि ज़मीन में एक गुलदार पड़ा हुआ है और शिकारी उसके सामने खड़े हैं। तो वो लोग भी दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँच गए। जब मैंने फायर किया तो नीचे मचान पे बैठे हरी ने जब फायर सुना तो हरी को विश्वास हो गया कि भाई साहब को गुलदार मिल गया, उन्होंने फायर कर दिया है। फिर मेरी दूसरी फायर जब हुई तो तुरंत हरी ने वहाँ से मोबाइल से मुझे कॉल मिलाई और पूछा कि भाई साहब क्या गुलदार मार दिया? मैंने कहा हाँ मार दिया। तो वो अपने बकरे हकरे को लेके दौड़ते हुए ऊपर के लिए पहुँच गए। तो तब तक वो मैसेज जो है वो सारे गाँव में फैल गया और गाँव वालों की भीड़ वहीं पे एट स्पॉट ही भीड़ हो गई। और उसके बाद गांव वालों ने उस गुलदार को उठाया और उसके बाद हम उसको कैंप ले आए। कैंप लाए तो उस गुलदार को देखने के लिए सारी भीड़ एकत्र हो गई और मैंने जो आरओ सोमेश्वर थे बिशन लाल जी, उनको मैसेज किया कि गुलदार मारा गया है। और उसी समय दुनिया भर के पत्रकार लोग और रात को सारे लोग वहाँ पहुँच गए। मैं उस गुलदार को देख के बड़ा ताजुब था कि ये इतना बड़ा शरीर वाला गुलदार कैसे महिलाओं को घायल कर रहा होगा। इसको तो अपने ताकत से ही ये महिलाओं को मार सकता था। परंतु मैंने देखा इसके जो पंजे के नाखून हैं वो पूरे घिसे हुए हैं, इसके कैनाइल बहुत छोटे हो चुके हैं। हाँ, यही कारण था कि ये किसी महिला को घायल तो कर रहा है परंतु उसको किल नहीं कर पा रहा था। और दोस्तों उसके बाद हम लोग उस गुलदार को सुबह जो है वो सोमेश्वर पोस्टमार्टम के लिए लेके आ गए। जब मैं उसको पोस्टमार्टम के लिए वहाँ लेके आया, मैं रास्ते भर यही सोच रहा था कि मारने और बचाने वाला वास्तव में ऊपर की कोई एक अज्ञात शक्ति है। यदि ऐसा नहीं होता तो हरी यहाँ था, इनकी टीम यहाँ थी, इनके सारे जो ट्रैंकुलाइज वाले थे, जो इनके स्थानीय शिकारी थे, ये लोग भी तो यहाँ थे। इनको इस गुलदार द्वारा बहुत ज़्यादा चांस दिए गए। जैसे हरी कोई था, यदि वो थोड़ा देर उस दिन उस ज़मीनी छुपाव पे थोड़ा देर और बैठता तो क्या पता वो लेपर्ड घूम के उस बकरे पे अटैक करता। और क्योंकि बकरा केवल 10 या 15 मीटर पर था तो आराम से मारा जाता। या दिन में उनको जो दिख रहा था तो दिन में वो उसको मार सकते थे। परंतु ये क्या था कि वो गुलदार मुझे ठहरा हुआ था। जबकि मैं उस दिन जब मैं नैनोली पहुंचा था तो मैंने जब मुझे हरि द्वारा कहा जा रहा था कि भाई साहब नीचे मचान पे बैठते हैं, परंतु मैंने मना कर दिया था कि यार मैं आज थका हूँ और कल सुबह से फिर इसको प्रक्रिया को शुरू करना है तो कल मैं इसको मारूंगा। परंतु जब मैं और भट्ट जी एक खुले स्थान पे बैठे हैं, हमारे दिमाग में उस लेपर्ड के बारे में बात ही नहीं है और उसके बाद भी लेपर्ड घूम घाम के मेरे सामने आता है कि रावत मैं तुम आगे हो और मैं आ रहा हूँ। यानी जिसकी मौत जिसके हाथ होती है अक्सर वही होता है। नहीं तो क्या वो गुलदार उतने दिन से मुझे ठहरा हुआ था कि रावत जी आएंगे और तब वे मुझे मारेंगे? ये मुझे समझ में नहीं आया। आज दिन तक तो मैंने हमेशा लपटों को खोज के मारा था, परंतु ये मेरे साथ पहला ऐसा केस था जहां कोई लपट मुझे खोजता हुआ जहां मैं बैठा हूं वहां आया और जैसे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे अब इस दुनिया से मेरा दिल भर चुका है और मुझे मुक्ति चाहिए। इस प्रकार का वाकया बहुत कम लोगों के साथ होता है और मैं इस घटना के बाद बहुत अचंभित रह गया। और उसके बाद जो मेरा अपना विश्वास था कि कोई भी शक्ति जो है
वो मारने बचाने वाली ऊपर वाली है, इंसान कुछ नहीं है। जो कुछ करती है वो सब ऊपर की शक्ति ही करती है। तो वहाँ पे अल्मोड़ा डीएफओ, एसडीओ और ये सारे लोग पहुँच गए। तो मेरे समझ से शायद डीएफओ उस समय नए थे, तो वो मेरे को पूछने लग गए कि राउत आपने इसको कैसे मारा, आप क्या जानते हैं कि ये आदमखोर होगा। मैंने कहा सर मैंने तो उसको आदमखोर अभी तक भी नहीं कहा है, इसने कोई किल किया ही नहीं है, तो ये आदमखोर कहाँ से हुआ। बशर्ते आप लोगों ने इसके लिए परमिट, एक जन सुरक्षा के लिए परमिट जारी कर दिया और इसको मार दिया, परंतु ये आदमखोर नहीं है। इसने तो अभी तक किसी आदमी को मारा ही नहीं। जब इसने किसी आदमी को मारा ही नहीं तो ये आदमखोर कहाँ से हुआ। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि इसको आदमखोर होने की आशंका इसकी थी और इसके व्यवहार में धीरे धीरे जो अंतर आ रहा था उससे लग रहा था कि ये आदमखोर हो जाएगा, और इसी व्यवहार के कारण मेरे द्वारा इसको शूट किया गया, क्योंकि आपके द्वारा परमिट जारी था तो मेरे को इसको शूट करना ही था। तो शायद नए डीएफओ ये सोच रहे थे कि मैं शिकारी से ऐसा पूछूंगा तो वो कुछ जवाब देंगे, परंतु मेरे जवाब को सुन के वो सन्न रह गए और वो समझ गए कि अरे यार मैंने इनको जो सवाल किया वो मुझे ही भारी पड़ गया। नैनोली गांव पे लगभग एक हफ्ते से यहाँ पे था, इसको लगातार ट्रेस किया जा रहा था और कल शाम को 6:20 पे ये गांव की ओर आ रहा था, बल्कि गांव पे पहुंच ही चुका था। इतने जल्दी और इतना बूढ़ा मेल यदि इस टाइम पे गांव पे पहुंच रहा है तो उसका स्वाभाविक ही था कि वो आदमखोर होगा, इसलिए मेरे द्वारा इसको कल शूट कर दिया गया। और ये मेल लेपर्ड है, बहुत 14 साल की लगभग इसकी एज है और ये मेरा एक आवाना शिकार है। और उसके बाद दोस्तों इसका पोस्टमार्टम किया गया और मैं और हरी अपने जो हमारे पास जो पहले से जो टास्क था हमारा, जिसको मारने के लिए हम बागेश्वर में कैंप किए हुए थे ऊपर, वहाँ के लिए चले गए, क्योंकि उसके लिए अभी 6 दिन और बचे हुए थे उसके परमिट के। उन 6 दिनों में हमने उसके लिए कटड़े बंधवाए, बकरे बंधवाए, हमने अनेक प्रकार के मचाने वहाँ बनाए, परंतु वो लेपर्ड हमारे कब्जे में नहीं आया। हाँ, बशर्ते जिस दिन मैं नैनोली था और मैंने आपको बताया था कि वो पिंजरे पे से वापस जिस दिन वो गुलदार लौटा था और उसके बाद उसने उस गाय के बछड़े को उस गांव से 300 मीटर दूर मार दिया था, और जब तक मैं नैनोली से वापस लौटा था तब तक वो उसको पूरा खा चुका था। अतः मैं उसको जो मारने का मेरे पास एक चांस था वो भी जा चुका था। अब हमारे पास कोई और चारा था नहीं, इसलिए हम उस समय को एक प्रकार से उसके इंतज़ार में काट रहे थे। तभी बागेश्वर प्रॉपर जो मार्केट है उसके नंदी गांव में एक बालिका को गुलदार द्वारा मारा गया था, और 6 तारीख तक का हमारे पास ये परमिट था। तो हमें वहाँ कुछ दिन गांव की जन सुरक्षा के लिए, जब तक परमिट जारी नहीं होगा तब तक बागेश्वर डीएफओ द्वारा हमें वहाँ बुला लिया गया कि थोड़ा आप लोग देख लो कहीं और घटना न कर दे जब तक परमिट नहीं आता है। और दोस्तों 6 तारीख को वहाँ का परमिट ख़त्म हो गया और उसके बाद मेरे को ऐसा लग रहा कि 10 तारीख से बागेश्वर वाला परमिट आ गया था, और उसके बाद हम फिर उसी आदमखोर को मारने के लिए बागेश्वर ही रह गए। आप लगा लो हमारे पास पूरे 2 महीने इसी प्रकार आदमखोरों के साथ वहीं गुजर गए थे। और आपने आदमखोर ऑफ बागेश्वर में देखा होगा कि कितना बड़ा जो मेल गुलदार था उसको हमने उसके बाद मारा था, परंतु जो गुलदार जिसने एक बालिका को उस समय मारा था वो गुलदार फिर उसके बाद दोबारा दिखा नहीं और न उसने कोई घटना की। ये था दोस्तों एक रोमांचक अनुभव। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए लोग हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की एक रोमांचक घटना के साथ, और तब तक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।